डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th में एनसीईआरटी से हम प्रोबेबिलिटी कर रहे थे। ठीक है, इसमें लेते हैं हम पेज नंबर 304 पे एग्जाम्पल नंबर 9। जो बच्चे नए हैं अभी ऑनलाइन व्यूअर्स हमारे, प्लीज़ पार्ट 1 से विजिट करिए तो बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 9 में हमको बोलता है हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली। देखिए, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए कि आप एक कॉइन ले लो, उसको 2 बार टॉस करो। एक सिंगल कॉइन ले लो 1 रुपीज़ का सपोज, है ना, और उसको 2 बार टॉस करो। ठीक है, या आप 2 सिक्कों को साइमल्टेनियसली टॉस करो। सुन लो फिर से, टॉसिंग 1 कॉइन टॉइस। क्या मैंने बोला? टॉसिंग 1 कॉइन टॉइस। ठीक है, एक ही सिक्के को 2 बार टॉस करने वाला एक्सपेरिमेंट, और हाँ, टॉसिंग 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली। 2 डिफरेंट कॉइन्स, बात क्या है? सेम। यानी कि दोनों के आउटकम्स क्या होते हैं? सेम। अब कैसे आउटकम्स होंगे दोनों के? सुनो, देखिए, ये सिक्का उछाला आपने, इधर देखिए, ऐसा उछाला, ठीक, दोनों गिरे। कैसे रीडिंग लोगे? पहले ये वाला एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं मैं, टॉसिंग 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, गिरे। भाई एक बात बताओ, पहले जाके पहले सिक्के पे देखोगे, और सॉरी, पहले जाके पहले सिक्के पे देखोगे। ठीक है, रीडिंग लोगे, कितना आया है? ठीक है, सपोज पहले सिक्के पे क्या आया है? हेड। फिर दूसरे पे देखोगे, अब बताओ दूसरे पे क्या आ सकता है? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो या तो हेड आएगा, और अगर पहले पे हेड आया है तो या तो दूसरे पे टेल आ सकता है। ऐसा ही हो सकता है। फिर मान लो कि पहले पे देखा हमने और पहले पे हेड आया ही नहीं, पहले पे क्या आया? टेल आया। अब दूसरे पे देखोगे तो दूसरे पे या तो हेड आएगा और या तो क्या आएगा? टेल। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। यानी कि देयर आर टोटल 4 आउटकम्स। अब ये वाला एक्सपेरिमेंट कर लो। क्या? टॉसिंग 1 कॉइन ट्वाइस। इसका क्या मतलब है? सुनो, 1 कॉइन ट्वाइस एक्सपेरिमेंट तब तक पूरा नहीं होगा जब तक एक सिक्के को 2 बार ना उछाल दिया है। समझ में आई बात? ऐसा नहीं कि एक बार उछाल दोगे बस फिर छोड़ दोगे, नहीं। टॉसिंग 1 कॉइन ट्वाइस यानी कि उछालना है, जाके उसकी रीडिंग लेनी है। ठीक है, तो सपोज क्या आया? हेड। अभी एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। कब कंप्लीट होगा बताओ? जब दूसरी बार उछालोगे। तो फिर से उछाला, अब दोबारा उछालने पर या तो हेड आया होगा या तो टेल, या तो हेड आएगा या तो टेल। सही है। अब सपोज हमने पहली बार उछाला, हेड नहीं आया, क्या आ गया? टेल। तो हमने यहाँ फिल किया टेल। अब एक्सपेरिमेंट खत्म नहीं हुआ, अभी फिर से उछालना पड़ेगा। तो फिर से हमने टॉस किया, फिर से जाके देखा, तो या तो हेड आया होगा या तो टेल। यानी कि पहली बार टेल आया था, फिर हेड आया होगा या तो टेल। यानी कि टोटल कितने आउटकम्स होते हैं? 4। कब? जब एक ही सिक्के को 2 बार उछाल दिया जाए, या 2 सिक्के अलग अलग लेके एक बार उछाला जाए। समझ में आई बात? तो अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली, तब भी उसके कितने आउटकम्स होंगे? टोटल 4। और अगर आ जाए हरप्रीत टॉसेस 1 कॉइन ट्वाइस, तब भी उसका 4 आउटकम होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आइए पढ़ते हैं। यानी कि टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 4। तो डिनोमिनेटर में कितना रखोगे? 4, और न्यूमरेटर में फेवरेबल आउटकम। आइए जरा देखते हैं क्या कह रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट एटलीस्ट 1 हेड। सुनो, एक बात बताएं, मैं आपको सिखाता चल रहा हूँ, चैप्टर में आप सीखते चलिएगा। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। क्या? कम से कम 1 हेड। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि प्लीज़ एटलीस्ट मुझे 1 चॉकलेट तो दे दो, एटलीस्ट मुझे 1 चॉकलेट तो दे दो। तो मेरे कहने का मतलब पता है क्या है? मेरे कहने का मतलब है कि हाँ, कम से कम 1 चॉकलेट तो दे दो, और अगर 1 से ज़्यादा दे दोगे तब भी चलेगा। तो सुनो, एटलीस्ट का मतलब होता है क्या? कम से कम 1, कम से कम 1, और उससे ज़्यादा कितने भी चलेंगे। यानी कि जब उसने बोला क्या कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 का हेड का मतलब क्या है? कम से कम 1 हेड, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर दोनों पे हेड आ जाए तो भी चलेगा। नहीं समझ में आई? बताइए आपको बात। तो बताइए कौन कौन से फेवरेबल आउटकम है? ये है कि नहीं है? यस, क्योंकि एटलीस्ट 1 हेड और दोनों पे हेड आ जाए तो चलेगा। एटलीस्ट 1 हेड में ये भी आ जाएगा, इसमें कम से कम 1 बार हेड आया है, ये भी आ जाएगा, और ये नहीं आएगा। ठीक है ना, ये नहीं आएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? बताइए, है ना? अब तो यहां से हमने किया प्रोबेबिलिटी ऑफ शी गेट एटलीस्ट 1 हेड को हमने इवेंट ई बोल दिया। क्या बोल दिया इसको? इवेंट ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई मीन्स शी गेट एटलीस्ट 1 हेड इज गिवन बाय व्हाट? टोटल आउटकम कितने? 4, और पॉसिबल फेवरेबल आउटकम कितने? 3। कोई डाउट है? अब सुनो मेरी बात, ध्यान से समझना। देखिए,
बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताने आ रहा हूँ, ऐसे ही आप इस चैप्टर को धीरे धीरे सीखेंगे। अगर उसने बोला है एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, ठीक है, एटलीस्ट वन हेड का क्या मतलब है? एटलीस्ट वन हेड का मतलब है कि देखिए इसको एक और तरीके से निकाल सकते हो, क्या? नो टेल। एटलीस्ट वन हेड का क्या मतलब है? नो टेल, सही बात तो है। हाँ सॉरी, नो टेल नहीं, टेल नॉट ऑन द बोथ कॉइन, इसका क्या मतलब है? टेल नॉट ऑन द बोथ कॉइन, दोनों सिक्कों पे टेल नहीं होना चाहिए, वो वाला लेना है। बात समझ में आई? अच्छा, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, समझिए जरा कैसे, कि सुनो, टेल नॉट ऑन बोथ कॉइन का क्या मतलब है? नो हेड, नो हेड, सही बात है। यानी कि ध्यान समझिए, पता है स्टेटमेंट पकड़ना सीखिए। ये वाला स्टेटमेंट एटलीस्ट वन हेड किसके इक्विवेलेंट है? टेल नॉट ऑन द बोथ कॉइन के। और टेल नॉट ऑन द बोथ कॉइन किसके इक्विवेलेंट है? नो हेड के। यानी कि उसने आपको बोला है कि एटलीस्ट वन हेड निकालने का मतलब है क्या? निकाल लो, नो हेड, यानी कि दोनों पे हेड नहीं आना चाहिए। समझ में आई? सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं? नो हेड का मतलब, एक मिनट, ये मैंने क्या लिख दिया? यहाँ तक तो ठीक है ना? एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड का क्या मतलब है? कि कम से कम एक पे हेड आ जाए और दोनों पे आ जाए तो चलेगा। इसका मतलब है क्या है? कि टेल नॉट ऑन द बोथ कॉइन, मतलब इसको हटा दो, बाकी सबको ले लो। दोनों पे टेल नहीं आना चाहिए, बाकी सब चलेंगे ना। क्यों? क्योंकि बाकी सब में कम से कम एक बार हेड आया है। अब समझो ना, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ पर कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड, ठीक है? एफ कर दो इसको, एफ। ऐसे भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं दूसरे तरीके से, देखिए कैसे। एफ यहाँ पर क्या है? एफ क्या है? गेटिंग हेड, और एफ नॉट क्या है? नॉट गेटिंग हेड। और हम क्या कर रहे हैं? सम करके किसके इक्वल कर देंगे? वन। अब ध्यान से इधर देखिए जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड में कौन सा आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड में कौन सा आएगा? कितने आउटकम आएंगे? एक ही तो आएंगे। अब बात समझ में आई? मैं इसको अलग तरीके से कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या रख दूंगा? 1/4। नहीं समझ में आई बात? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड का मतलब दोनों पे क्या आ जाए? टेल। अब यहाँ से तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड निकाल सकते हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज इक्वल्स टू 1 - 1/4, कितना हो जाएगा? 3/4, तब भी निकाल सकते हो। समझ में आ गई बात? तो आंसर वही आएगा, आपको जैसे पसंद है आप वैसे कर लीजिए, कर लो। 12 देखिए बच्चों, पेज नंबर 306 पे। ओके, इसमें आपको क्या बोला जाता है? अ कार्टन कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स। कोई कार्टन है ना, कोई डिब्बा है, उसमें 100 शर्ट्स हैं। 88 आर गुड, 88 आर गुड। ओके, 88 तो बहुत बढ़िया शर्ट्स हैं। 8 हैव माइनर डिफेक्ट्स, 8 जो है उसमें थोड़ा बहुत छोटा मोटा डिफेक्ट है। एंड 4 हैव मेजर डिफेक्ट्स, ठीक है, 4 में बहुत ज़्यादा ही डिफेक्ट्स है, ज़्यादा कटी फटी हैं वो। तो टोटल शर्ट्स आप देख लो, 88 गुड है, 8 कैसी हैं? माइनर डिफेक्ट वाली, और 4 कैसी हैं? मेजर डिफेक्ट वाली। तो टोटल जोड़ लो, 88 + 8 कितना हो गया? 96 + 4 100, तो 100 शर्ट्स हो गई, ठीक है। अब दो ट्रेडर्स हैं, कौन कौन? एक तो जिमी है और एक सुजाता। तो चलो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है। कहता है जिमी अ ट्रेडर विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट्स विच आर गुड। सुनो, जिमी कितनी शर्ट्स एक्सेप्ट करती है? कैसी शर्ट्स एक्सेप्ट करती है? जो गुड है। तो सुनो, उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा है क्या, कि यहाँ से पढ़िए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी। मतलब समझो जरा बात को, ये जिमी खड़ी है, ये सुजाता खड़ी है, ठीक। आपके पास डब्बा है, आप डब्बे में से, कर्टन में से शर्ट एक निकालते हो, ऐसा निकालते हो, ठीक। अब ये शर्ट, सुनो क्या क्या हो सकती है शर्ट, समझो। या तो ये शर्ट गुड होगी, या तो ये शर्ट माइनर डिफेक्ट वाली होगी, या तो ये मेजर डिफेक्ट वाली होगी, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो शर्ट निकाली है आपने वो जिमी एक्सेप्ट करे, मतलब उसको लेके जाए। तो सुनो, जिमी तो केवल कौन सी लेती है? गुड। यानी कि जिमी निकली हुई शर्ट्स जिमी एक्सेप्ट करे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 88/100। क्यों? हाँ नहीं, 800 नहीं, 100 थे टोटल और 88 उसमें से गुड्स थे, ठीक है, गुड शर्ट्स थे। तो इसका मतलब द प्रोबेबिलिटी दैट द शर्ट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी, प्रोबेबिलिटी दैट द शर्ट इज acceptable to what?
टू जिमी इज इक्वल्स टू, जिमी कैसी शर्ट्स पसंद करती है बताइए, गुड। तो इसका मतलब टोटल शर्ट्स तो 100 और जिमी के फेवरेबल आउटकम क्या होंगे 88, क्योंकि 88 गुड शर्ट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो आगे पढ़ो जरा, यहाँ देखिए कुछ इन्होंने इन्फॉर्मेशन हमको दी है, क्या, बट सुजाता अनदर ट्रेडर, कोई दूसरी ट्रेडर है, सुजाता उसका नाम है, वो क्या करती है, सुनो, विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट्स विच हैव मेजर डिफेक्ट। सुनो, सुजाता जो है वो केवल मेजर डिफेक्ट वाली शर्ट नहीं लेती है, बस यहाँ से आपको क्या पता चला, कौन कौन सी शर्ट लेती है वो बताओ। हाँ, माइनर डिफेक्ट वाली भी ले लेगी और गुड शर्ट्स भी ले लेंगी, समझ में आ गई बात। तो समझिए जरा बात को, फिर से पढ़िए, कह रहा है बट सुजाता अनदर ट्रेडर विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट्स विच हैव मेजर डिफेक्ट, ठीक है। तो सुजाता केवल मेजर डिफेक्ट को हटाती है, ठीक है, गुड्स वाली भी ले लेती है और माइनर डिफेक्ट वाली भी ले लेती है। तो बताओ गुड्स वाली कितनी 88 और माइनर डिफेक्ट्स वाली कितनी बताइए 8, कहाँ है, हाँ 8 हैव माइनर डिफेक्ट्स, ठीक है। तो सुजाता के फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे 88 + 8 यानी कि 96, समझ में आई बात। तो प्रोबेबिलिटी दैट द शर्ट विल बी शर्ट इज एक्सेप्टेबल टू व्हाट, टू, हाँ, सुजाता इज इक्वल्स टू 88 + 8 डिवाइडेड बाय 100 मीन्स 96/100। अगर आप चाहें तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं और आप चाहें तो ऐसे भी आंसर दे सकते हैं। कैंसिल क्या करना है, नीचे 100 है तो ये क्या हो जाएगा 0.88 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.96। अब समझो जरा, शर्ट एक्सेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है बताओ, सुजाता की, यानी कि अगर कोई शर्ट निकली तो ये चांसेस ज़्यादा हैं कि उसे कौन लेके जाएगा, सुजाता। समझ में ही बात। मान लो आप माल बेच रहे हो, आप बेचते हो सुजाता को भी और जिमी को भी, और फटाफट आप शर्ट्स निकाल रहे हो, ठीक है ऐसा, और शर्ट लेके जाने के चांसेस किसके ज़्यादा हैं, हाँ, यानी कि आपका बिजनेस अच्छा किससे चलेगा, सुजाता से, वो ज़्यादा माल ले जाती है आपसे, ज़्यादा सामान ले जाती है ना। चलो कर लो इसको। 13 देखिए, विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 306। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, 2 डाइज 1 ब्लू एंड 1 ग्रे, 2 डाइज हैं लूडो खेलने वाली, एक ब्लू कलर की एक ग्रे कलर की। कलर वो आपको इसलिए बता रहे हैं, वो कहना चाहते हैं 2 अलग अलग डाइज हैं। फिर से सुनो, 2 डाइज को लेके एक साथ उछालना, ठीक है, 2 डाइज को लेके एक साथ थ्रो करने का जो आउटकम होगा टोटल वो किसके इक्वल होगा, कि एक डाई को उठा के हम 2 बार थ्रो करें। तो एग्जाम में याद रखिएगा, चाहे वो क्या बोले कि 2 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, या वो बोले कि 1 डाई इज थ्रोन ट्वाइस, 1 डाई इज थ्रोन ट्वाइस, दोनों का सैंपल स्पेस क्या होगा सेम, यानी कि दोनों के आउटकम्स क्या होंगे सेम। तो पढ़िए जरा, कह रहा है कि 2 डाई 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट सेम टाइम, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम। तो कैसे समझो, ये डाई हमने लेके फेंकी, देखो उछाल दी, ये ऐसा, ठीक, पहले वाले पे देखेंगे, अब देखो पहले पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। फिर जब पहला वाला देख लोगे तो फिर कहाँ देखोगे, दूसरे वाले पे। तो देखो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पहले हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। इसका क्या मतलब है कि पहली डाई थी जिसके कितने फेसेस थे टोटल 6 ब्लू वाली और यहाँ ग्रे वाली, 1 2 3 4 5 6। हाँ आप समझो जरा ध्यान से, सपोज पहली डाई पे कितना आया 1, तो हमने लिखा यहाँ 1। अब ना ऐसे सोचा जाता है कि पहले पे 1 आया, फिर दूसरे पे देखने पे 2 भी आ सकता है, नहीं दूसरे पे देखने पे 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो पहली डाई पे 1 मान के दूसरे पे 2 मान लो, पहली पे 1 मान के दूसरे पे, पहली पे 1 मान के दूसरे पे 1 मान लो, पहली पे 1 मान के दूसरे पे 2, मतलब 1 को पहले फिक्स कर लो कि माना पहली पे कितना है 1, तो दूसरी पे 1 भी आ सकता है, 2 भी और 3 भी और 4 भी और 5 भी और 6 भी, ऐसे। अब क्या सोचो कि माना पहली डाई देखी हमने और पहली पे 1 नहीं आया था, क्या आया था 2 आया था, तो अब 2 को फिक्स कर लो पहली पे, और दूसरी पे 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, ठीक है। तो 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 और 2,6। अब क्या सोचोगे, माना कि पहली पे ना 1 आया था ना 2, क्या आया था 3 आया था, तो पहले वाले पे 3, दूसरे पे 1, फिर 3 के साथ 2, फिर 3 के साथ 3, फिर बोलो 3 के साथ 4 और 3 के साथ 5 और 3 के साथ 6। फिर पहली पे माना 4 आया था, आप तो समझ गए होगे ना, 4 1 और 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ठीक है। और 5 1
5 2 5 3, ठीक है, 5 4 5 5 और 5 6। इसी तरीके से मान लिया पहले पे 6 आया तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब यहाँ पे डायगोनल में देखिए डबलेट आते हैं, ये देखिए डबलेट मतलब क्या कि दोनों डाई पे सेम नंबर हो, उसको हम डबलेट बोलते हैं। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ से पढ़िए जरा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाई इज 8। ठीक है, सम कितना आना चाहिए 8, तो टोटल आउटकम्स कितने हैं 6 6 जा 36, 6 रो हैं और 6 कॉलम है, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए 36। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं टोटल आउटकम्स कितने हो गए 36। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप, यानी कि ये जो बोल रहा है ना सम ऑफ द अपीयरिंग ऑन द टॉप इज सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप इज 8, इसको हम सपोज ए इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए इवेंट बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल्स टू, अब समझिए यहाँ आइए और देखिए सम 8 कब कब आता है। सुनो एक बात बताएं, 1 के साथ 1 का इस रो में कभी नहीं आएगा सम 8। 2 + 1 क्या होता है 3, इस रो में लास्ट में आ जाएगा। 2 + 6 क्या होता है 8। ठीक है, तो एक तो ये मिला, और ध्यान से चेक करो यहाँ से आपको यहाँ ऐसे चलना है, ऐसे मिलता चला जाएगा। चेक करो भाई 3 + 1 4 होता है, 8 थोड़ी ना है। 3 + 2 5, 3 + 3 6, 3 + 4 7, ऐसा नहीं, 3 + 5 8। तो एक तो ये वाला फेवरेबल है आपके, एक ये वाला 4 + 4 वाला, और 5 + 8 वाला, और 6 + 2 वाला। समझ में आ गई बात। इसके अलावा चेक कर लो किसी भी आउटकम में आपका सम 8 नहीं आता है। चेक कर लो कहीं पे भी चेक कर लो, 6 + 5 11, 5 + 5 10, तो इनको हमको ले लेना है। तो 6 + 2 8, 5 + 3 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8, तो 1 2 3 4 5 आउटकम्स ऐसे हैं जो जिनका की सम कितना आता है 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम of the numbers appearing on the top is 5/36. Why 36? Because total outcome is what 36. समझ में आ गया बात। अब पार्ट 2 करते हैं। सुनो पार्ट 2 में सपोज आपकी सम कितना आना चाहिए 13। तो सपोज ये F इवेंट है, क्या है F, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग F इज इक्वल्स टू, ध्यान से सुनो, कभी 13 आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि पहली डाई पे मैक्सिमम नंबर 6 आ सकता है और दूसरी डाई पे मैक्सिमम नंबर 6 आ सकता है, इसके अलावा तो नहीं आ सकता है ना। 6, 7 तो कभी नहीं आ सकता है क्योंकि 7 तो होता ही नहीं है डाई पे। तो ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है कि सम कितना आ जाए 13। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0। कैसे निकालेंगे, टोटल आउटकम्स 36 है और फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.something 0, 0.36 0। ठीक है, इसके बाद थर्ड, ठीक है, थर्ड एक श्योर इवेंट है। पता है क्यों, क्या बोलता है कि लेस देन और इक्वल टू 12, यानी कि सम करने पर चाहे 12 आ जाए और चाहे 12 से कम आ जाए तब भी चलेगा। लेस देन और इक्वल टू 12 का मतलब ये होता है कि 12 से छोटा आ जाए तब भी चलेगा और 12 आ जाए तब भी चलेगा। तो आप ध्यान से चेक करो बच्चों, कहीं पर भी इसको देखो 1 + 1 2 12 से छोटा, 2 + 1 3 12 से छोटा, 3 + 1 4 12 से छोटा, कभी भी चेक कर लो इसमें जाके, आपको कभी भी 12 से बड़ा नंबर नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको सम 12 मिलेगा तब जब दोनों टाइप पे क्या आ गया 6 6 6 6। यहाँ पे चेक करो 6 + 5 11, तो आपको कभी भी 12 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको सपोज कोई m इवेंट बोलें, क्या m, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट m इज इक्वल्स टू टोटल आउटकम 36 और फेवरेबल भी कितने 36, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। यानी कि किसका एग्जाम्पल है, एक श्योर इवेंट है ये, और ये क्या था बताइए इम्पॉसिबल इवेंट। समझ में आ गई बात। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, कर लीजिए इसको। एग्जाम्पल नंबर 10 है, ये नीचे स्टार लिखा हुआ है कि नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, पर फिर भी मैं इसको करा देता हूँ। ठीक है, इसमें बोलता है ना, म्यूजिकल चेयर गेम द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज़ बीन एडवाइज टू स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक एट एनी टाइम विदिन 2 मिनट्स, है ना। ये गेम खेला क्या किसी ने? क्या होता है इस पर कि म्यूज़िक ऑन कर दिया जाता है, ओके, और जब तक मेरे ख्याल से शायद म्यूज़िक चलता रहता है चेयर्स रखी रहती हैं, ऐसा ही होता है ना, और बच्चे इसके चारों तरफ चलते रहते हैं। जैसे ही म्यूज़िक बंद किया जाता है, ठीक है, सब लोग बैठ जाते हैं और एक चेयर कम रखी रहती है, तो जो खड़ा रहता है वो आउट हो जाता है। ऐसा ही होता है
तो सुनो, म्यूज़िक स्टार्ट किया गया, लेकिन जब म्यूज़िक स्टार्ट किया गया तो म्यूज़िक बंद करने का भी कुछ ना कुछ टाइम उसमें डिसाइड कर दिया जाता है। तो म्यूज़िक बंद करने का टाइम जो डिसाइड किया गया वो 2 मिनट्स किया गया। कितना? यानी कि विदिन 2 मिनट्स, 2 मिनट्स के जब म्यूज़िक स्टार्ट होता है तो वहाँ से लेके 2 मिनट समझते हो ना, 60 + 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो 2 मिनट्स में म्यूज़िक कभी भी बंद किया जा सकता है। तो खेलने वाले को ये ध्यान होना चाहिए कि म्यूज़िक जिसने भी स्टार्ट किया वो 2 मिनट के अंदर कभी भी म्यूज़िक को बंद कर देता है, ठीक है। समझ में आई बात? तो उसको इस बात को दिमाग में रखना चाहिए कि 2 मिनट के अंदर अंदर कभी भी म्यूज़िक बंद हो सकता है, चाहे जैसे ही ऑन हो तुरंत बंद हो जाए, चाहे 10 सेकंड पे एंड बंद हो, चाहे 30 सेकंड पे बंद हो, चाहे 40 सेकंड पे बंद हो, और चाहे 1 मिनट पे बंद हो, और चाहे जब 2 मिनट होने वाला उसके जस्ट 1 सेकंड पहले बंद हो, लेकिन विदिन 2 मिनट्स बंद हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसको एक नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ से सपोज म्यूज़िक स्टार्ट हुआ है, 0 टाइम है और ये फुल टाइम है, 2 मिनट्स हो गया, तो यहाँ कहीं क्या आएगा? 1 मिनट, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ कहीं क्या आएगा बताओ? ½ मिनट, और यहाँ कहीं क्या आएगा? 3/2 मिनट। नहीं आता है? 1 में 1/2 जोड़ दो भाई, 1 में आधा और जोड़ दो ना, 1 + 1/2 क्या हो जाएगा? 3/2। समझ में आई बात? तो अब खास बात समझिए कि मैंने 2 मिनट्स के 4 सेक्शन कर लिए इस क्वेश्चन में। कितने? 4, 1 2 3 4 क्वेश्चन मैंने कर लिए, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए, अगर हम आपसे बोलें, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आगे का। सुनो क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विदिन फर्स्ट हाफ मिनट्स आफ्टर स्टार्टिंग? विदिन फर्स्ट हाफ मिनट आफ्टर स्टार्टिंग, ठीक है। स्टार्ट होने के बाद क्या प्रोबेबिलिटी की वो शुरुआत के हाफ मिनट में ही बंद हो जाए। तो बताओ कितना पोर्शन है शुरुआत का हाफ मिनट का? इतना। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा? 1 पार्ट, और टोटल आउटकम कितने हो गए? 4। तो इसका आंसर सीधे क्या आ जाएगा? 1/4। नहीं समझ में आई बात? हाँ, कि अगर 0 से लेके 1/2 मिनट तक म्यूजिक बंद हो जाएगा, वही तो फेवरेबल आउटकम होगा, क्योंकि वो क्या कहता है? कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विदिन फर्स्ट हाफ मिनट्स। विदिन फर्स्ट हाफ मिनट है, विदिन यही तो है फर्स्ट हाफ मिनट्स। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? इतना पोर्शन, यानी कि 1 पार्ट, और टोटल पार्ट कितने थे? 4। 2 मिनट को मैंने आधा मिनट करके 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो सीधे इसका आंसर क्या आ गया? 1/4। कर लीजिए बच्चों को। एग्जाम्पल नंबर 11 जो पेज नंबर 305 पे दिया है, ठीक है ना, तो इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं पढ़ दे रहा हूँ, आज टाइम हो गया है। और कार्ड्स वाले, प्लेइंग कार्ड्स वाले क्वेश्चंस कल से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज तो टाइम हो गया है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, इन्होंने एग्जाम्पल नंबर 11 में भी लिखा है कि नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट ऐसा नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम में, तो आप इसको ध्यान दीजिए। एरिया वाले क्वेश्चंस होते हैं ये, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि अ मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश्ड समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन एज शोन इन द फिगर, ठीक है। तो ये देखो, ये एक रेक्टेंगुलर रीजन है, और इस रेक्टेंगुलर रीजन में जंगल भी है और लेक भी है। तो यहाँ पर पूरा जंगल है, और इतने पोर्शन में लेक है, यहाँ पर झील है कोई, लेक, ठीक है। और ये क्या है? जंगल है, यहाँ पेड़ पौधे ऐसे बने हुए हैं सब। अब एक्चुअल में ऐसा हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये क्या है? टॉप से ऐसा हेलीकॉप्टर गिरा, तो किसी रेक्टेंगुलर एरिया में गिरा है, ऐसा वो खुद बोल रहे हैं क्वेश्चन में। यानी कि टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल। टोटल आउटकम क्या हो जाएगा? पूरा रेक्टेंगल का एरिया, ये टोटल आउटकम की जगह आ जाएगा आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए उन्होंने क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रैश इनसाइड द लेक? इनसाइड द लेक, तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा? लेक का एरिया। समझ में आ गई बात? फेवरेबल आउटकम क्या होगा? लेक का एरिया, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी दैट द हेलीकॉप्टर विल क्रैश इन द लेक, प्रोबेबिलिटी दैट द हेलीकॉप्टर crashed inside the lake, crashed in, यहाँ लिखता हूँ मैं नीचे, crashed inside the lake is equals to, ध्यान दें, देखो हाँ, एरिया ऑफ लेक डिवाइडेड बाय हाँ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन, या रेक्टेंगुलर पोर्शन की जगह आप रीजन भी बोल सकते हो, रेक्टेंगुलर रीजन, ओके। तो ये आ जाएगा आपका क्या? एरिया ऑफ लेक। कुछ डायमेंशंस इन्होंने दी हुई हैं क्या? हाँ, ये 9 है, पूरा 9 किलोमीटर है ना, और ये 4.5 है। कहाँ पर? अच्छा सॉरी, ये दिया हुआ है कितना इन्होंने हमको? 6, यहाँ से यहाँ तक है ना, तो ये 6 किलोमीटर है, सही है। और नीचे क्या है? ये पूरा 9 किलोमीटर है, ठीक है। तो कहाँ पर? हाँ ठीक है, ये 2 है, ये क्या है? 2 किलोमीटर है ना।
तो रेक्टेंगल का एरिया तो आप निकाल पा रहे हैं, देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि 9 इंटू 4.5। ओके, तो क्या आ जाएगा ये नीचे क्या हो जाएगा बोलिए, 9 इंटू 4.5 किलोमीटर का स्क्वायर। क्यों, किलोमीटर इंटू किलोमीटर क्या हो जाएगा, किलोमीटर का स्क्वायर। और ऊपर किसका एरिया रखोगे, लेक का। अब लेक का कैसे आ जाएगा, ये पूरा 9 था और ये 6, तो 9 माइनस 6 ये कितना बचेगा, 3 किलोमीटर है ना, 3 किलोमीटर। और ये 2 है, ये 4.5 माइनस 2 2.5 किलोमीटर। तो लेक का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि 3 इंटू 2.5 3 इंटू 2.5 किलोमीटर स्क्वायर। किलोमीटर इंटू किलोमीटर किलोमीटर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ से आगे आपके पास क्या, 2.5 इंटू 1 2.5 अपॉन 3 इंटू 4.5, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, सही है। तो कितना आ जाएगा, 25 अपॉन 3 इंटू 45। सॉल्व कर लेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45, 3 9 ज़ा 27, 5 अपॉन 27 इज द प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है ना। तो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट द हेलीकॉप्टर क्रैश इन द लेक। ओके, कर लीजिए इसको। अच्छा, इस पे एक चीज़ थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मज़ा आता है डिस्कस करने में। देखिए, बंद करने जा रहे थे लेकिन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 5/27 आंसर कितना आ रहा है, 0.8। समझिएगा ज़रा, एक्चुअल में 0.18 टाइप का कुछ आ रहा है, मैंने राउंड ऑफ करके किया है। लगभग अप्रॉक्स कितना आ रहा है, 0.18। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज आ जाएगा। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 18। तो 18% चांसेस हैं कि हेलीकॉप्टर कहाँ गिरा है, लेक में। तो बताओ, अगर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ होगा तो उसका जो भी मलबा है उसको पहले कहाँ ढूंढा जाएगा, जंगल में। क्यों, क्योंकि जंगल में क्रैश होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। कैसे, सिर्फ 18% यह प्रोबेबिलिटी कि वो झील में गिरा होगा, लेक में गिरा होगा। समझ में आई बात। तो पहले कहाँ ढूंढना शुरू करोगे आप, जंगल में, क्योंकि लेक में गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये कम, वहाँ गिरने का चांस कम है, इसलिए पहले हम जंगल में ढूंढेंगे। लेकिन हाँ, लेक में गिरने की प्रोबेबिलिटी कम आई है लेकिन 0 नहीं आई है। तो अगर जंगल में नहीं मिलेगा तो लेक में ढूंढना पड़ेगा, लेकिन पहले जंगल में ढूंढेंगे। ठीक है, चलो कर लो।